नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नीट फ्लिक्स में, जहां पर आपको मिलती है नीट से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस, वो भी बिल्कुल फ्री। आज के लेक्चर में हम करेंगे लॉज ऑफ मोशन के वो प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चंस जो नीट 2021 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं सिंपल एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक ब्लॉक लिया है, मास m है इसका, इसके ऊपर टेंशन फोर्स लग रही है और नीचे की तरफ अर्थ इसको mg के साथ अपनी तरफ खींच रही है और इसका जो नेट एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ है। हमें इसमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करना है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। कुछ नहीं करना, सिंपल लिख देंगे T माइनस mg इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अच्छा, एक बात बताइए दोस्तों, हमने पहले T क्यों लिखा और बाद में mg क्यों लिखा? हमने ऐसा इसलिए लिखा ताकि हमारी वैल्यू जो एक्सेलरेशन की हो वो पॉजिटिव आए। ऐसा कैसे लिया? जो T होगा, हमें पता कैसे चला कि T पहले लिखना है और mg बाद में? ऐसे पता चला कि जो नेट फोर्स है एक्सेलरेशन वो ऊपर की तरफ है। इसका मतलब ये है कि टेंशन जो है वो mg से ज्यादा है। जो चीज ज्यादा है वो उसके डायरेक्शन में मूव करेगा ऑब्जेक्ट। क्यों? तभी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। हमने ऊपर एक्सेलरेशन पॉजिटिव माना है, इसी से पता चल रहा है कि टेंशन इज मोर देन mg। ऑलराइट, ये तो हमने लिख लिया। सिमिलरली इसी के टाइप का एक और एप्लीकेशन है, m है ऊपर की तरफ, इस बार t डैश लग रहा है और एक और फोर्स लगा रहे हैं हम लोग ऊपर की तरफ, इट से F। नीचे की तरफ इस बार लग रहा है mg, सेम, लेकिन इस बार एक चेंज है। ये जो ऑब्जेक्ट है इस बार नीचे की तरफ मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन ऑफ a। इसे हम कैसे लिखेंगे? क्योंकि ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, इसलिए जो नीचे वाले फोर्सेस हैं उनको हम पहले लिखेंगे mg माइनस t डैश प्लस F विल बी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ठीक है, सिंपल एप्लीकेशन है। अब हम लोग करते हैं स्प्रिंग फोर्स से रिलेटेड कुछ अच्छे एग्जांपल्स जो आपका कंसेप्ट बिल्ड करवाएंगे लॉज ऑफ मोशन के लिए। हमारे पास ये एग्जांपल है, दो ब्लॉक है, लेट्स से एक 2 kilograms का है एंड द अदर ब्लॉक इज 3 kilograms। वो एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे पड़े हुए हैं एंड बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड विद अ स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग से कनेक्टेड है। एक और चीज गिवन है हमें कि जो ये 3 kg ब्लॉक है इसके ऊपर सामने की तरफ एक 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है जो कि इसे आगे की तरफ पुश कर रहा है। एक और चीज गिवन है, ये क्वेश्चन में ही लिख लेते हैं, इफ एक्सेलरेशन ऑफ लेट्स से 3 kg मास, ऐसे लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg मास इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg मास एट दैट इंस्टेंट। Acceleration of 2 kg mass at that instant. उस इंस्टेंट पे जब 3 kg मास का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड है, हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg मास। अप्रोच हमारी सिंपल रहने वाली है। शुरुआत हम करेंगे FBD बनाकर, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम। किसका? 3 kg मास का पहले बनाते हैं। 3 kg मास को आगे की तरफ लग रहा है 30 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, पीछे की तरफ इस पे लग रहा है kx। kx क्या होता है? kx इज अ स्प्रिंग फोर्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्प्रिंग फोर्स इक्वल्स टू kx माइनस kx इनफैक्ट, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स हमेशा
एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो के एक्स मैग्नीट्यूड वाइज के एक्स होता है, ये हमने लिख लिया है, ठीक है। अच्छा, इसमें एम जी जो 3 kg का है और जो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा उसको बनाने की जरूरत है एफवीडी में? नहीं। क्यों? क्योंकि वो दोनों वैसे भी इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हमारा जो एक्स डायरेक्शन है, हमारा जो वर्टिकल डायरेक्शन है, उसमें कोई मोशन नहीं है, ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, इसलिए जो वर्टिकल की फोर्सेस है वो अपने आप ही बैलेंस है, उन्हें एफवीडी में शो करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हम इसके ऊपर लगाएंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कैसे लगाएंगे? फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स के एक्स, फॉरवर्ड फोर्स हो गया 30 न्यूटन, बैकवर्ड फोर्स हो गया के एस, इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन हमें गिवन है 5। ऑलराइट, यहां से के एक्स की वैल्यू आ जाएगी 15 न्यूटन्स, ठीक है। 30 माइनस 15 इज 15 न्यूटन्स। के एक्स की वैल्यू हमें मिल गई। अच्छा, एक बात बताइए, जो फोर्स स्प्रिंग इस 3 kg ब्लॉक को पीछे खींचने में लगेगी, वही फोर्स ये स्प्रिंग इस 2 kg ब्लॉक को आगे खींचने में लगेगी। इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो के एक्स होगा, डायरेक्शन अलग अलग होगा ऑब्वियसली। अच्छा, ये चीज हम सबको समझ आ रही है। अच्छा, ऐसे पता कैसे चला कि सेम के एक्स से खींचेगी? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एवरी एक्शन इक्वल्स टू इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। अब हम बनाएंगे 2 kg वाले ब्लॉक का एफबीडी। इसका जब हमने एफबीडी बनाया 2 kg ब्लॉक, आगे की तरफ इस पे लग रहा है के एक्स, ठीक है। और कोई फोर्स लग रहा है इस पे हॉरिजॉन्टली? नहीं लग रहा, तो ठीक है, हम लोग यही लिखते हैं के एक्स माइनस 0, कोई फोर्स नहीं है बैकवर्ड में, इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। कितना है इसका? एक्सेलरेशन निकालना है हमें। एक्सेलरेशन बहुत आसानी से आ जाएगा। के एक्स कितना है? 15 बाई 2 इज 7.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत इजी है आगे, ठीक है। अब एक कंसेप्ट क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, जिससे आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होता है स्प्रिंग फोर्स का। ऑलराइट, अगला एग्जांपल है हमारा, एक सीलिंग है जिससे एक स्ट्रिंग अटैच्ड है और इस स्ट्रिंग से एक मास अटैच्ड है m। इस मास के नीचे एक स्प्रिंग अटैच्ड है और इस स्प्रिंग से इसके जैसा ही एक आइडेंटिकल मास m अटैच्ड है, ठीक है। ये दे रखा है हमें क्या बताना है? हमें एक्सेलरेशन बताना है इन दोनों मासेस का जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। उस इंस्टेंट पे बताना है जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट, दोनों का एक्सेलरेशन। लेट्स से ये वाला ब्लॉक है ए एंड दिस इज बी बोल दे इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखवाने की जरूरत तो नहीं है, हमें निकालना है फाइंड एक्सेलरेशन of A and B just after string is cut। ठीक है, ये निकालना है। सिंपल है, अप्रोच हमारा वही रहेगा। शुरुआत हम करेंगे एफवीडी बनाने से। सॉल्यूशन पहले देखते हैं बिफोर द स्ट्रिंग इज कट, उसके बाद हम देखेंगे बाद में क्या हुआ जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। देखते हैं जस्ट आफ्टर। ऑलराइट, यहां हम ए को देखेंगे, यहां हम देखेंगे बी को। सबसे पहले ए की बात करी है। बिफोर द स्ट्रिंग इज कट, जब स्ट्रिंग एग्जिस्ट कर रही थी तो ऊपर ए के ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा था? टेंशन फोर्स, ठीक है। स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स लगता है, टेंशन हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग लगता है और हमेशा एक पुलिंग फोर्स होता है। टेंशन हमेशा ऊपर अपनी तरफ खींचता है, तो इसे खींच रहा है ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ ये जो मास ए है इस पर क्या लगेगा? mg लगेगा। mg तो लगेगा, एक और फोर्स लगेगा। वो फोर्स कौन सा होगा? स्प्रिंग फोर्स।
और स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी kx। ठीक है, जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट, वो बाद में देखते हैं, पहले बी देखते हैं। बी की क्या कंडीशन होगी, बिफोर द स्ट्रिंग इज कट, बी पे ऊपर की तरफ लग रहा होगा kx, ठीक है, नीचे की तरफ बी पे लग रहा होगा mg। सबको समझ आ रही है बात, ऊपर की तरफ लग रहा है इसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स, नीचे की तरफ अर्थ पे लगा रही है mg, इसका वेट फोर्स। ठीक है, जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट, जिस मोमेंट पे हम स्ट्रिंग काट देंगे, जो टेंशन होगा ये जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि टेंशन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, अगर कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो टेंशन की कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाएगी, टेंशन गायब हो जाएगा हमारा। तो नीचे की तरफ हमारे पास सिर्फ दो फोर्स रह जाएंगे, mg रह जाएगा और kx रह जाएगा। सही बात है ना। अच्छा एक चीज देखना, हमें दे रखा था कि जो पहले सिस्टम है इनिशियली our system is at equilibrium। हमें क्वेश्चन में गिवन था कि शुरुआत में हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है। इक्विलिब्रियम पर है इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम का जो नेट फोर्स है वो जीरो है, मतलब ना ही सिस्टम एक्स एक्सिस में एक्सेलरेट कर रहा है, ना ही वाई एक्सिस में, ना वर्टिकल में कोई मूवमेंट है, ना हॉरिजॉन्टल में। एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग डायरेक्टली इसे इक्वेट कर सकते हैं। जो kx है हमारा, उसे हम क्या लिख सकते हैं, kx इक्वल्स टू mg। समझ आ रही है बात। पहले ही अपने रेस्ट पे था, अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा था, वो कब पॉसिबल हो पाएगा, जब इसका kx इसके mg को बराबर करेगा। तो यहां से हमें पता चला कि kx इक्वल्स टू mg हो जाएगा जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। तो उसके बाद क्या होगा, बी के साथ स्ट्रिंग कट होगा। अच्छा गाइस, अगर स्प्रिंग का जो टेंशन है वो जीरो हो गया, कॉन्टैक्ट जीरो हो गया, तो स्प्रिंग फोर्स जो है, क्या स्प्रिंग फोर्स भी kx जीरो हो जाएगा? नहीं, kx विल नॉट बी जीरो। क्यों? मैंने क्या बताया था पिछली क्लास में कि स्प्रिंग फोर्स तभी चेंज होता है जब जो x है उसका वो चेंज होता है। जनरली जो k है स्प्रिंग फोर्स है वो तो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, एक ही मटेरियल की स्प्रिंग होती है तो स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट रहता है, जो कोएफिशिएंट ऑफ स्प्रिंग फोर्स है वो कांस्टेंट रहता है। लेकिन जो x है, x क्या है, चेंज ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ। जो लेंथ में जो चेंज है वो, अगर वो चेंज होगा तो भी स्प्रिंग फोर्स चेंज हो सकता है, लेकिन अगर वो चेंज नहीं होगा तो स्प्रिंग फोर्स वैसा का वैसा रहेगा। तो जस्ट आफ्टर स्प्रिंग इज कट, मतलब जैसे मैंने काटा तो इसमें अगर ना कोई कंप्रेशन आया ना कोई एक्सपेंशन हुआ तो स्प्रिंग फोर्स तो उतना का उतना रहेगा। तो हम लोगों को लिखना पड़ेगा एफबीडी में, ऊपर की तरफ kx, नीचे की तरफ अभी भी mg लग रहा है। तो कोई चेंज आया एफबीडी में? अगर एफबीडी में कोई चेंज नहीं आया तो वही कंडीशन होगी, kx इक्वल्स टू mg हो जाएगा और अभी भी इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। इसका जो नेट फोर्स लगेगा, ऊपर और नीचे की फोर्सेस बैलेंस हो गई तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, इसीलिए इसका एक्सेलरेशन जीरो ही आएगा। एक चीज का आंसर आ गया हमारा, जो एक्सेलरेशन ऑफ बी है जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट, हमने निकाल लिया है जीरो होगा। अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या होगा। सबसे पहले तो हमें kx की वैल्यू पता चल गई है, kx इक्वल्स टू mg। अगर kx mg के इक्वल है तो हम यहां पुट कर सकते हैं kx इक्वल्स टू mg। तो अगर हम इस जगह पर न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे तो हम कुछ इस तरह से लगाएंगे, mg प्लस kx की जगह में अब mg लिखूंगा, इज इक्वल्स टू टोटल मास टाइम्स एक्सेलरेशन ma। तो 2mg इक्वल्स टू ma हो गया। तो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ a हमारा क्या आ गया, 2g आ गया ना, 2g आ गया। और कौन से डायरेक्शन में होगा ये, डाउनवर्ड्स होगा, डाउनवर्ड एरो के साथ शो कर लेंगे इसको। ऑलराइट, सबको आया समझ? ठीक है, अगले प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। अगला प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चन है हमारा इंक्लाइन प्लेन पे मोशन ऑफ द ब्लॉक कैसे होता है। मोशन ऑफ ए ब्लॉक ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। एक चीज बाय डिफॉल्ट होती है इंक्लाइन प्लेन में, वो चीज क्या होती है कि जो इंक्लाइन प्लेन है, लॉज ऑफ मोशन की क्वेश्चन करते वक्त अगर स्पेसिफाई नहीं कर रखा हो
तो इंक्लाइन प्लेन पे हम हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 मानेंगे। ठीक है, हमारे पास ये कंडीशन है, हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, एक ब्लॉक है, और लेट्स से इस ब्लॉक का मास है m। ठीक है, और ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसका भी हमको एंगल दे रखा है, लेट्स से इट इज थीटा। ठीक है, सबसे पहले तो हम जो ऑब्वियस फोर्सेस हैं हम वो ऑब्वियस फोर्सेस बनाएंगे। नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, अर्थ इसको किस फोर्स के साथ खींची होगी, mg। अच्छा, ये नीचे की तरफ क्यों आया, ये जो सरफेस था इसके परपेंडिकुलर क्यों नहीं आया, क्योंकि ये जो mg फोर्स है अर्थ हमेशा अपने सेंटर की तरफ खींचती है, तो सेंटर हमेशा नीचे की तरफ आता है। अब अगर अर्थ पे खड़े होंगे तो लगभग अर्थ फ्लैट होगी जब हम खड़े हो, तो हमारा जो साइज है वो काफी छोटा है अर्थ से रिलेटिवली, तो हमारे लिए अर्थ लगभग फ्लैट ही है, तो हमारा फोर्स हमेशा अर्थ के सेंटर पे ही जाएगा, तो सीधा नीचे दे लगाएंगे हम लोग। अच्छा, एक चीज बहुत ध्यान से देखना, ये जो एंगल है अगर हम इसे लाइन को आगे बढ़ाते हैं तो ये वाला जो एंगल है ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री दिख रहा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है यहाँ पे। अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। सबको दिख रहा है चीज, दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अच्छा, ये वाला जो एंगल है अगर इसके भी परपेंडिकुलर एक लाइन खींचे तो ये वाला जो एंगल है, ये पूरा एंगल ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री का साइन होता है ऐसा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 हो गया, ये वाला एंगल हमारा 90 माइनस थीटा है, तो जो एंगल बचा है वो कितना हो जाएगा, थीटा। ठीक है, ये एंगल थीटा हो जाएगा। एक ये तरीका इसको देखने का, दो तरीके हैं वैसे। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बनाएं और अगर हम ये वाली जो लाइन है इंक्लाइन प्लेन वाली लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाएं, ये इसके ऊपर वाला परपेंडिकुलर है और ये वाला लाइन इसके ऊपर की परपेंडिकुलर है, तो इनके जो बीच का एंगल होगा वो थीटा होगा। थीटा ये है, थीटा ये हो जाएगा। ठीक है, ये चीज भी बहुत आसान है समझने के लिए। तो नीचे की तरफ अगर सीधा नीचे की तरफ mg आ रहा है तो जो थीटा आएगा, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, और ये जो डाउन द इंक्लाइन में जो mg का कंपोनेंट आएगा उसे हम क्या कहेंगे, mg sin थीटा, mg sin थीटा कहेंगे। एक और फोर्स है यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, क्या लगेगा इस पे, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये लगेगा। अब जो नॉर्मल रिएक्शन है हमारा वो तो दिख रहा है, क्योंकि जो इंक्लाइन है इस पे ऐसे मूवमेंट नहीं हो रही है। ठीक है, मतलब इंक्लाइन के परपेंडिकुलर में मूवमेंट नहीं हो रही है, या फिर और कहे तो इंक्लाइन के वर्टिकल में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, तो फिर हम लिख सकते हैं n इक्वल्स टू mg cos थीटा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाएं, ठीक है, कहां पर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब हॉरिजॉन्टल टू द इंक्लाइन प्लेन, तो डाउन द इंक्लाइन इसका क्या एक्सेलरेशन आएगा, हमारा आ जाएगा mg sin थीटा। पीछे कोई फोर्सेस है नहीं, क्यों नहीं है, फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे। मैंने बोला था आपको क्वेश्चन शुरू करने से पहले कि इस तरह के क्वेश्चन में अगर गिवन नहीं हो फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट तो बाय डिफॉल्ट हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू को 0 मान लेंगे, तो mg sin थीटा विल बी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया हमारा, g sin थीटा। ये एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक डाउन द इंक्लाइन। ठीक है, इस कंडीशन में डाउन द इंक्लाइन है। अच्छा, ये जो एक्सेलरेशन है इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बात नोट कर रहे हैं अपन, तो इस एक्सेलरेशन में मास का कहीं भी जिक्र नहीं है, मास की वैल्यू नहीं है, मास कहीं है ही नहीं m। तो मतलब अगर कितना भी ब्लॉक हो, कितना भी भारी ब्लॉक हो, अगर हम उसको किसी इंक्लाइन प्लेन पे रखेंगे तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, g sin थीटा। ठीक है, g sin थीटा उसका एक्सेलरेशन होगा, तो दिस एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। लिख लेंगे हम ये चीज, अच्छा पॉइंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ठीक है,
ठीक है, इस पे एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हम लोगों ने क्या लिया है, इंक्लाइन प्लेन तो है ही हमारे पास, ये मास है m और ये इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है अप द इंक्लाइन विद 20 मीटर्स पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड की एक इनिशियल वेलोसिटी मिल गई है इसे। अच्छा, ये 20 मीटर पर सेकेंड मिलेगी कैसे इसको? एक सडन फोर्स से, मतलब अगर फोर्स कांस्टेंट होगा तो उसका कोई एक्सेलरेशन भी आएगा, लेकिन इस फोर्स का कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ये जो वेलोसिटी मिली है ये कोई एक्सेलरेट नहीं कर रही है, ठीक है। तो एक सडन फोर्स, एक सडन जर्क मिला है इसे, इसलिए इसके पास ये वेलोसिटी आएगी 20 मीटर्स पर सेकेंड आ गई है वेलोसिटी। अच्छा, थीटा दे रखा है इसका, लेट्स से 37 डिग्रीज। इंक्लाइन प्लेन का एंगल भी दे रखा है 37 डिग्रीज। हमें बताना है फाइंड द टाइम आफ्टर विच द ब्लॉक विल कम टू रेस्ट। हमें एक चीज पता है कि ये जो ब्लॉक है इस पे डाउन द इंक्लाइन, नीचे की तरफ इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन क्या वेलोसिटी, क्या एक्सेलरेशन लगेगा, जी साइन थीटा। ये हमको पता है। क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, फाइंड टाइम आफ्टर विच द ब्लॉक विल कम टू रेस्ट। ठीक है, तो हम सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमें पता है कि यहां पर क्या एक्सेलरेशन लग रहा है, जी साइन थीटा, ठीक है। तो हम सिंपली इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन होगा जी साइन थीटा, जी इज tan, थीटा क्या देगा हमको 37 डिग्री, साइन 37 की वैल्यू 3/5, तो हमारा 6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आ गया इसका एक्सेलरेशन। अच्छा, ये जो एक्सेलरेशन है ये एक्चुअली एक्सेलरेशन ना होकर रिटार्डेशन कहलाएगा। ये एक नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, क्यों? क्योंकि ये जो इसकी स्पीड होगी ब्लॉक की, ऊपर से जिस स्पीड से जा रहा होगा उस स्पीड को डिक्रीज करेगा, तो हम इसे नेगेटिव एक्सेलरेशन कहेंगे, या फिर हम इसे रिटार्डेशन भी कह सकते हैं। तो नेगेटिव साइन लगा सकते हैं इस पर नीचे की तरफ। अभी सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड लिखा है, हमें क्या निकालना है, ब्लॉक रेस्ट पे कब आएगा। अच्छा, रेस्ट पे तब आएगा जब उसकी फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो 0 हो जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कहती है v इक्वल्स टू u प्लस at, ये कहती है ना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्वेश्चन से हमें पता चला है कि ये रेस्ट पे तब आएगा जब इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है कितनी, 20, एक्सेलरेशन भी हमें गिवन है 6, -6 लिखेंगे, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन इसकी वेलोसिटी कम करेगा। हमें टाइम निकालना है, टाइम बहुत आसानी से हमें मिल जाएगा। ये -20 इधर जाएगा, नीचे 6 से आएगा -6, और हमारे पास आ जाएगा 10/3 सेकेंड्स। इतने सेकंड बाद क्या होगा, ये जो ब्लॉक है ये रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, बड़ा आसान है। एक अच्छा क्वेश्चन एक और करते हैं, कंसेप्ट बेस्ड है। अगर आपने अभी तक की क्लास अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इंक्लाइन प्लेन है हमारे पास और 2 ब्लॉक हैं इसमें। लेट्स से एक ब्लॉक का मास है 4 किलोग्राम्स और दूसरे ब्लॉक का मास है 5 किलोग्राम्स। 4 kg और दूसरे का कितना है 5 kg। थीटा हमें दे रखा है, लेट्स से 37 डिग्री ही ले लो या जो मर्जी ले लो थीटा, ठीक है 37 डिग्री। हमें बताना है नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में। व्हाट विल बी द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द 2 ब्लॉक्स। नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द 2 ब्लॉक्स। अच्छा, एक चीज आप बताइए, ये जो दोनों ब्लॉक्स हैं इनका जो एक्सेलरेशन होगा, मतलब या फिर नीचे जिस एक्सेलरेशन के साथ मूव करेंगे डाउन द इंक्लाइन, वो दोनों का सेम होगा या दोनों का अलग अलग होगा। हमने पहले पढ़ा है कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द मास।
मास से फर्क नहीं पड़ता उसको, मास जितना भी हो, एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन क्या होगा, जी साइन थीटा। तो अगर एक्सेलरेशन सेम है तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, तो अगर एक्सेलरेशन सेम है तो ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। एक्सेलरेशन से क्या आता है, फोर्स आता है, ठीक है, दोनों पे फोर्स लगा पाएंगे ये। अच्छा ठीक है, एक बात सुनिए मेरा, अगर दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन देखिए, ये दोनों पेन है, अगर मैं इसे फ्री फॉल में छोड़ दूं, फ्री फॉल में गई ये दोनों पेन, दोनों का एक्सेलरेशन फ्री फॉल में आते ही, जैसे मैंने इसको कॉन्टैक्ट लूज किया, दोनों का फ्री फॉल में आते ही एक्सेलरेशन होगा जी डाउनवर्ड्स। तो क्या दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे? नहीं, दोनों एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन ही सेम है। मतलब फोर्स तो दोनों एक दूसरे पे तब लगेंगे ना जब पीछे वाले का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, तो वो कोई फोर्स इंपार्ट कर पाएगा आगे वाले पे, ठीक है। अगर दोनों का जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो जीरो होगा, तो उससे क्या होगा, दोनों एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगा पाएंगे, तो नॉर्मल रिएक्शन जो आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन तो तभी आएगा ना जब एक दूसरे पे फोर्स लगाने की कोशिश करेंगे। नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स विल बी जीरो हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे सर आपने पिछली क्लास में बोला था कि नॉर्मल रिएक्शन तब आता है जब कोई कांटेक्ट होता है। हाँ बिल्कुल सही है, नॉर्मल रिएक्शन तब आता है जब कोई कांटेक्ट होता है, लेकिन जरूरी नहीं अगर कोई कांटेक्ट हो तो नॉर्मल रिएक्शन आए। समझ रहे हो, दो अलग अलग बातें हैं। नॉर्मल रिएक्शन तब आता है जब कोई कांटेक्ट होता है, ये जरूरी एक रिक्वायरमेंट है नॉर्मल रिएक्शन की, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई कांटेक्ट हो तो नॉर्मल रिएक्शन आए ही आए। इसमें कांटेक्ट है, दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में है, लेकिन फिर भी नॉर्मल रिएक्शन जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? तो ठीक है गाइस, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही करते हैं। इसके बाद का अगली क्लास में देखते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए, और लाइक कर सकते हैं तो लाइक कीजिए, ठीक है। बेल आइकन नहीं दबाया हो तो बेल आइकन दबाइए, ऑल का बटन ऑन कीजिए, ताकि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहिए। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।